हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू कॉर्नर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कुछ हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें एज़ कम्पेयर टू द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पिछले 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है और अच्छे से आपके लिए चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो अगर आप कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इन योर बायोलॉजी इन नीट 2025। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही ये भी बताऊंगी कि इन सब में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो अपना प्रिंटेड पोर्शन हो गया, मैं अपना हैंड रिटन आपको शो कर रही हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर करेंगे। यूनिट वाइज मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है कि हम फर्स्ट जो है 11th की करेंगे, देन वी विल मूव टू द 12th क्लास। तो फर्स्ट हमारी यूनिट क्या आती है, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसमें से आपको क्या करना है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं लीनियस की क्लासिफिकेशन से। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हमारा वहाँ से। साथ में आपको हायरार्की आनी चाहिए, जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम वाली, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देन मूव टू द सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आनी चाहिए RH विट्टेकर की, साथ में उनका ईयर। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स, इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। साथ में जो एनसीईआरटी की टेबल है वो आपको जरूर करके जानी है। डायग्राम, फ्लो चार्ट, एनसीईआरटी की टेबल, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। थर्ड आता है हमारा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। इसमें आपको क्या करना है, पूरे मैकेनिज्म को एक बार समझ लेना है। प्लांट किंगडम के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी लाइफ साइकिल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लांट आपको एक बार समझ लेनी है। उसके बाद में उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से क्रैम कर लेने हैं शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमल किंगडम, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, 6 या 7 कैरेक्टर्स हैं, उनको अच्छे से समझना है। उसके बाद एक एक फाइलम को उठाकर बैठना है और बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बनानी है आपको एक टेबल जिसके अंदर आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं कि किसी के अंदर सिमेट्री कैसी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उनके अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं। तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप सारा लिख लेंगे, उसको वॉल पे अपना स्टिक कर लेना, वहाँ से आप उसको रोज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एनिमल किंगडम के आपको जो एग्जाम्पल है उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो याद करवा दूंगी बहुत कम टाइम में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली। तो इसमें पहला चैप्टर आता है अपना एनिमल टिश्यूज़ वाला। तो उसमें क्या है, आपको एनिमल टिश्यू अच्छे से पता होने चाहिए, उनके डायग्राम, उनकी लोकेशन। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ है। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर कहीं पर भी आ रही है तो वो आपको पता होनी चाहिए, साथ में उनके फंक्शन। उसके बाद आप करेंगे कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में। जितना भी हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10 से 15 मिनट में आप एक टॉपिक को ईजिली कवर कर सकते हैं, तो छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आती है अपनी मॉर्फोलॉजी वाली। मॉर्फोलॉजी में आपको सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इसमें जल्दी नहीं करनी है। स्पेशली एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री कैसी होती है, साथ में ये सब चीज़ें लीव्स के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। दैन मूविंग टू द एनाटमी। एनाटमी में आपको इंडार्क, एग्जार्ज, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और डाइकोट और मोनोकोट, रूट, स्टेम एंड लीव के बारे में आप थोड़ा थोड़ा अगर मोटा मोटा पढ़ लेंगे। आपको क्या करना है, एक को अच्छे से कर लेना है। लाइक आपने रूट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपको स्टेम में काफ़ी चीज़ें जो है मिलती जुलती मिलेंगे। देन मूव टू द लीव्स। नेक्स्ट अपनी यूनिट आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें क्या है, हमें सेल ऑर्गेनेलीज पता होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से। साथ में सेल का साइज हमें जो है उसके स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है PPLO और काफ़ी बैक्टीरियल सेल और न्यूरॉन वगैरह, इन सब के साइजेस दिए हुए हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। नेक्स्ट वन इज सेल साइकिल। सेल साइकिल एक बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब तक आप इससे डरोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार इसे आराम से बैठ के पढ़ो, समझो, उसके बाद आप देखना आप इसको इतने अच्छे से याद कर पाओगे ना कि बिना बुक के आप किसी को समझा दो। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी क्या, बायोमोलिक्यूल। तो इसमें क्या करना है, स्पेशली बायोमोलिक्यूल में आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी की टेबल है, लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली टेबल है, तो उसमें से स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। तो ये बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एंजाइम का एक्शन मैकेनिज्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम मैकेनिज्म, ये सारे आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। कार्बोहाइड्रेट में अपना जो है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, स्पेशली डायग्राम बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं।
नेक्स्ट यूनिट पर मूव करते हैं, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें से 2 चैप्टर ऑलरेडी हमारे कट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी छोटी हो गई है अब, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में पता होनी चाहिए कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने क्या चीज़ बताई थी। सेकेंड अपनी आती है लाइट रिएक्शन और जेट स्कीम, ये आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, केल्विन साइकिल, C2, C3, C4 पाथवे बिल्कुल अच्छे से, साथ में फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें। C2 क्या होता है अपना फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं जिसको, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए कि कहाँ पर क्या बन रहा है और किस तरीके से साइकिल हमारी मूव कर रही है। साथ में ये चीज़ आप बिल्कुल याद कर लेना कि कौन सा 4 कार्बन प्रोडक्ट है, कौन सा 5 कार्बन, 2 कार्बन, ये वट एवर दिस इज, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में रेस्पिरेटरी कोशेंट, 3 ही चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तीनों आपको पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी कोशेंट पे। और साथ में वहाँ पर जो फ्लो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे एंटर कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली इन कॉटर, कोरिएंडर एंड लक्स पर ये आपको पता होना। ग्रोथ रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो वहाँ पर अपने डायग्राम्स बने हुए हैं, जो उनकी इक्वेशन है स्पेशली वो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी जो अपनी डेफिनेशन है वो ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। साथ में जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं और जितने भी उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, उनकी जो डिस्कवरी की है, कौन से साइंटिस्ट ने की है और किस तरीके से की है, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट यूज़ हुआ था, किस तरीके से उन्होंने उसको डिस्कवर किया। लाइक ऑक्सीजन को कहाँ से सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ह्यूमन यूरिन से। तो इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले चैप्टर आता है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें आपको ऑर्गेनिज्म पता होने चाहिए कि किसके ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। सेकंड आती है अपनी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल्यूम कैपेसिटी बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, 5-10 मिनट लगेंगी, एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपको भूलने वाले नहीं हो। आपको एक बार समझ आ गया कि कैसी कौन सी वॉल्यूम जो है हमारी ऐड होकर कौन सी कैपेसिटी बना रही है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मॉइड कर्व है वो आपको पता होना चाहिए, साथ में उसके डिसऑर्डर। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे बेसिक यही है कि आपको डिसऑर्डर तो किसी के भी नहीं छोड़ के जाने, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहाँ पर आपको फॉर्म्ड एलिमेंट पता होने चाहिए, उनकी कंपोजिशन, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सारी चीज़ें जो आपको, थ्रोम्बोसाइट, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उनकी परसेंटेज, कौन सा मैक्सिमम होता है, कौन सा मिनिमम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ सेल, ये हो गया। उसके बाद कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल किस तरीके से होती है, कैसे कैसे मूव कर रही है, कौन सी वाल्व कब खुल रही है, कब बंद हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ECG एक छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट में अपना वही आ गया सेम, दैट इज डिसऑर्डर। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीशन। तो इसमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको पता होने चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और कौन सा उनके अंदर ऑर्गन है। नेक्स्ट वन इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को एक बार ढंग से कर लेना, बिल्कुल ईजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन, उसमें जो है ANF, ये GFR वगैरह का, रेनिन का रोल, एंजियोटेंसिन का, ये सारे पता होने चाहिए। लास्ट में अपने आगे डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन में आपको जो है मूवमेंट सबसे पहले करके जानी है। नेक्स्ट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर का स्ट्रक्चर 2 बार बना के देख लेना, भूलोगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से करके देना है। तो अपना सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। H जोन, अपना एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बिल्कुल अच्छे से करनी है। उसके बाद आता है अपना स्केलेटल सिस्टम, कहाँ पर कितनी बोन होती हैं, कौन कौन सी बोन होती है, कितने नंबर में होती हैं, ये सारी अच्छे से करनी है। उसके बाद आते हैं अपने जॉइंट्स। जॉइंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और डिसऑर्डर से भी। लोकोमोशन, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकिल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के जो है हमारी जो क्लासिफिकेशन है कि ब्रेन, स्पाइनल कोड आ गया, फिर पेरिफेरल आ गया, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आप न्यूरॉन का डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाएंगे, बहुत छोटा सा डायग्राम है लेकिन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्सिस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन कब हो रही है, कैसे कैसे हमारी इम्पल्स जो है मूव कर रही है। उसके बाद लास्ट आता है अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके सारे डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उसका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस हो गया, इस तरीके से ये सारे पता होने चाहिए। सारी कंडीशन, हाइपोसिक्रेशन से कौन सी डिजीज़ हो रही है, हाइपर सिक्रेशन से कौन सी हो रही है, ग्रेव्स डिजीज़, एडिसन्स डिजीज़, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर लोकेटेड है, अपने जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ हैं, तो ये सारा पता होना चाहिए। उसके बाद
एवरी सिंगल हार्मोन का आपको ये पता होना चाहिए कि उसने क्या सिक्रेट किया। लास्ट में जो मैकेनिज्म दिया हुआ है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेरॉयड डेरिवेटिव, इंडोल डेरिवेटिव, ये सारा जो है कि कौन सा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, किसका इंटरसेलुलर रिसेप्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अपनी जो है क्लास 11th बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने एमोनोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म लिखा हुआ है, तो इनके अंदर क्या क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक हैं, तो ये इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए। फिर साथ में मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी लिखे हुए हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल किसके अंदर प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया, मल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन और प्राउन के अंदर होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से एक बार लिख लेना, आपके एनसीईआरटी की 2-3 पेजों का काम खत्म। मूविंग ऑन टू द क्लास 12th, तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड डिक्रीज़ करके आप आराम से देख लेना। फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट जो चैप्टर है ना उसको अब नीट से हटा दिया गया है, लेकिन आपको वो छोड़ के नहीं जाना। उसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है लाइक राइजोम, बल्बिल, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड चैप्टर पर आते हैं, तो इसमें क्या करना है, स्टेमल कार्पल, बिल्कुल अच्छे से उसका डायग्राम, उसके अंदर क्या है, जैसे हमारा जो पोलन ग्रेन है उसमें इंटाइन एग्जाइन कैसी होती है, स्पोरोपोलन इनकी बनी होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो पॉलिनेशन है, किस टाइप की पॉलिनेशन होती है, एक्जिनोगैमी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन द डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अपना बीच में रह गया एक एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद एम्ब्रियो, मोनोकोट का, डाइकोट का, एक जो है हमें डायग्राम दिया हुआ है साइड में एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक उसमें जो हमारे पार्ट्स हैं, दैट आर स्क्यूटेलम हो गया, कोलियोराइजा हो गया, कोलेप्टाइल हो गया, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल कहाँ कहाँ पर है, एपिकोटाइल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपको सिस्टम पता होने चाहिए दोनों के, मेल का भी और फीमेल का भी। उसके बाद गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकल कर आता है। साथ में स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन 2-3 टर्म्स हैं जो मिलती जुलती हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं, ओवरी में क्या हो रहा है, यूट्रस में क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, उसकी जो डायग्राम है वो स्पेशली बिल्कुल अच्छे से समझ के कि कहाँ पर क्या हुआ वो समझ के जाना है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी के मंथ, कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जितने भी डायग्राम है, ब्लास्टुला, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ये सारी चीज़ें आपको एक बार डायग्राम में देख लेनी है, मोरुला वगैरह, कि ये कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जितने टाइप के भी कॉन्ट्रासेप्शन है, टेम्परेरी, परमानेंट, कॉपर्टी हो गया, LNG-20 हो गया, इनके एग्जाम्पल पे मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है और कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन सी डिजीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। साथ में मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको जल्दी से जल्दी PYQ की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने इसी चैनल पर, नीट PYQ कॉर्नर चैनल पर ही मैंने पूरी बायोलॉजी ऑलरेडी कवर कर रखी है, चैप्टर वाइज PYQ की, बहुत कम टाइम की वीडियो है, तो आप जाकर वहाँ पर उन्हें देख सकते। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे। सेकंड यूनिट आती है अपनी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करती है पूरी बायोलॉजी में। जेनेटिक्स होल्ड्स द मैक्सिमम वेटेज। तो आपको जेनेटिक्स में कोशिश करनी है कि आप कोई भी टॉपिक ना छोड़े, बिल्कुल कोई टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल लाइन नहीं छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, अगर आप इन्हें भी कर जाते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से जो है कवर हो जाएंगे। सबसे पहले मेंडल के लॉ, उन्होंने जो है अपना 7 ईयर का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में अच्छे से करना। उनके लॉ कौन से थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उनका ईयर पता होना चाहिए, कौन से साल से कौन से साल तक किया था। उसके बाद आते हैं अपने ट्रेड्स, मेंडल ने कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो ना कंफ्यूज कर देंगे कि पोड का कलर येलो था, ग्रीन था, लाइक इस तरीके से। उसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन किसने दिया था और इनका मतलब क्या है। साथ में आते हैं अपने जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और उधर से सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। उसकी वजह से साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बार आया था कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर वो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द फॉस्फेट। उसके बाद आ गया अपना पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसे हो रही है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, न्यूक्लियोसोम में, ये सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद सारे साइंटिस्ट, जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल था उसमें सारे साइंटिस्ट किसने क्या किया, कब किया, कौन से ईयर में किया और उससे क्या रिजल्ट निकल कर आया, उनके एक्सपेरिमेंट आपको पता होने चाहिए, लाइक ग्रिफिथ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक छोटा सा प्रोसेस है, ट्रांसलेशन भी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में जेनेटिक कोड। उसके बाद अपना आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक लैक ऑपेरॉन एंड लास्ट वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। साथ में अगर कर सकते हो तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कर लेना।
उसके बाद आता है अपना एवोल्यूशन। इवोल्यूशन सबको समझ नहीं आता, पता ही नहीं एनसीईआरटी में क्या तो लिख रखा है, कुछ किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करने की एवोल्यूशन कर लें। स्पेशली द टॉपिक्स विच आर ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, यूनिवर्स का जो ओरिजिनेशन था वो कैसे हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन, बिग बैंग थ्योरी वगैरह वो सारा। एसल मिलर का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, उसने क्या क्या यूज़ किया था, कितना टेम्परेचर था, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आ जाता है। लास्ट आता है हमारा होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस कैसे होता है, एनालोगस उनके एग्जाम्पल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पे मैंने इतने अच्छे से आपको पीवाईक्यू समझा रखा है, एक बार आप जाकर ना एक बार वीडियो खोल कर देखना, आपको एवोल्यूशन वाली जो पीवाईक्यू है ना मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल तो आप ये कहोगे कि इतना आसान था और हमें पता ही नहीं। उसके बाद आता है एवोल्यूशन में जो अपनी क्रेनियल कैपेसिटी है मैन की, मैन के एवोल्यूशन में क्रेनियल कैपेसिटी में 5-6 चीज़ें हैं, निएंडरथल और ये सारी चीज़ें, तो इनके बारे में क्रेनियल कैपेसिटी याद कर जाना कि किस में क्या था और किनके क्या करेक्टर थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारी नेक्स्ट यूनिट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसके अंदर सारी कॉमन डिजीज़ पता होनी चाहिए। शुरुआत में हमें 5-6 डिजीज़ दे रखे हैं, उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से, उनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और वो किस तरीके से हो रही हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद आती है अपनी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो बैरियर है फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइटोकाइन और ये सारे, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद कैंसर, कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें, उसमें कौन कौन से हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह जो भी कुछ दे रखा है वो अच्छे से आना चाहिए। लास्ट में आते हैं अपने ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर जो है 2 केमिकल स्ट्रक्चर दे हैं, कैनाबिनॉइड का और मॉर्फिन का, बिल्कुल अच्छे से करके जाने। कैनाबिस सटाइवा कौन सा कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से था, ये सारी चीज़ें, नेटिव कहाँ का है, अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का, वट एवर इट इज़, तो ये अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 15-20 मिनट का चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 30 मिनट लगा लेना, छोड़ के नहीं जाना है। एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा अगर ढंग से याद करोगे तो, और बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। 2-3 क्वेश्चन तो ईजिली आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट, आपको फर्दर भी अगर कुछ और भी करने लग गए ना नीट से अलग, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट देगी आपको, तो इसमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पूरी अच्छे से करना, 2 ही चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट अपनी यूनिट आती है दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर है पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म वाला, उसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके जो अर्थमेटिक ग्रोथ है ये सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से गारंटेड आपका क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी तरीके से आए, कमेंसलिज्म, एवेंसलिज्म, वट एवर इट इज़। उसके बाद आती है अपना इकोसिस्टम वाले में प्रोडक्टिविटी, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी, और उसमें जो एक इक्वेशन है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 2-3 बार रिपीट हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट रिपीट करते हैं। उसके बाद अपना डिकम्पोजिशन, ह्यूमस वगैरह, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ये सारा अच्छे से पता होना चाहिए। दैन द इकोलॉजिकल पिरामिड, बिल्कुल अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आता है अपना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, किसने दी थी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, उसका कैसा ग्राफ बनता है, उसकी इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट आता है अपना कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसकी वजह, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसके 4 ही कॉज हैं, वो एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, छोड़ के नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, ईजिली हो जाएगा। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन से गारंटेड क्वेश्चन आता है और बार बार रिपीट होता है। इन सीटू का एग्जाम्पल ये है, एक्स सीटू का एग्जाम्पल ये है। एंडेमिज्म आपको पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं, और साथ में कुछ अपना IUCN डेटा लिस्ट जो है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता करके जाना है। लास्ट में अपने कुछ बोनस टिप्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को अपनी बाइबल समझना है। किसी भी तरह का कोई नोट्स, किसी भी तरह का कोई कोचिंग का मॉड्यूल या किसी फ्रेंड का कुछ भी अगर कोई सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना। अपनी एनसीईआरटी को उठाओ, उसे ही बार बार करो। जितनी बार आप एनसीईआरटी करोगे ना, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। किसी की बातों में नहीं आ जाना है कि भाई मॉड्यूल कर ले, 4 क्वेश्चन फालतू हो जाए। उन 4 क्वेश्चन के चक्कर में ना तुम अपने 50 क्वेश्चन खो रहे होगे, तो उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद 90% जो नीट की बायोलॉजी है ना वो एनसीईआरटी से आती है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो भाई, 40 दिन है, बहुत अच्छे से अपना कर जाओगे। सेकंड स्टेप है अपना पीवाईक्यू, 10 साल के तो करने ही हैं। अगर ज़्यादा के करने चाहते हो तो अपना जो है इसी चैनल पर जाके आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, पूरी बायोलॉजी मैंने करा रखी है। जल्दी से जल्दी बहुत कम टाइम में आप जो है सारे पीवाईक्यू कर लो, कम से कम 20 साल के तो भाई कर जाना। थर्ड आता है स्मार्टली रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन होनी चाहिए, कम से कम 3 बार तो एनसीईआरटी पढ़ ही लेना। अभी भी 3 बार आराम से पढ़ सकते हो, तो इसके पीछे नहीं चलना है कि भाई एक ही बार पढ़ लिया हो गया। बार बार पढ़ो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, उतने ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे हर टेस्ट में। उसके बाद अगर आपको डिटेल पीवाईक्यू का एनालिसिस चाहिए तो एक बार नीट पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट देख लेना, लिंक पड़ा हुआ उसका अपना डिस्क्रिप्शन में। और जो मैंने आपको भी बताया था वो सारा यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्मेट में एक बार देख लो, अगर कुछ रह गया होगा तो यहाँ से उठा लेना। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कुछ भी आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। टिल देन बाय बाय।